हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इकोनॉमी की इस लेक्चर सीरीज में हमारा आज का सेकंड टॉपिक है मुद्रा या मनी। इससे पहले टॉपिक में हमने इकोनॉमी के सारे बेसिक पॉइंट और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था एंड आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मनी और मुद्रा के बारे में। सो दोस्तों, सीक्वेंस ये रहेगा कि सबसे पहले हम इसके बेसिक बैकग्राउंड को समझेंगे, देन कुछ फैक्चुअल कंटेंट एंड डीप एनालिसिस। देन जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम इसी टॉपिक से पूछे गए पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जो एसएससी, रेलवे या विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो सभी टॉपिक को हमारा कवर करने का तरीका यही है कि पहले हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, देन उसके बाद हम उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मुद्रा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मुद्रा है क्या, आखिरकार मनी है क्या। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बहुत प्राचीन समय की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की हम बात करते हैं, तो उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय जो सिस्टम लागू था उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, प्रश्न ये उठता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है दोस्तों? यह एक मुद्राहीन पद्धति है। इट इज अ मनीलेस मेथड, जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स का मतलब है किसी वस्तु की नीड है या सामने वाले व्यक्ति को अगर किसी वस्तु की नीड है, तो हम दोनों आपस में उस चीज को एक्सचेंज करेंगे। तो हम दोनों एक्सचेंज करने में शामिल हो रहे हैं, तो हम दोनों कौन हो जाएंगे? प्रतिभागी हो जाएंगे। सो लाइक क्या कहा है यहाँ पे कि प्रतिभागी सीधे वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज। लाइक अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, ये एक मैंगो है और ये एक एप्पल है। मान लीजिए ए नाम का बंदा है, उसके पास मैंगो है, और बी नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास एप्पल है। अब जो ए नाम का व्यक्ति है, इसको सेब की रिक्वायरमेंट है और बी को मैंगो की। तो ये क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है, जिससे दोनों की ही आवश्यकताएं पूरी हुई, दोनों की ही नीड्स जो है वो फुलफिल हुई है। तो इस सिस्टम को, इस प्रणाली को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। अब दोस्तों, हर एक अच्छी चीज में कुछ अच्छाइयां और कुछ खामियां होती हैं। उसी प्रकार से बार्टर सिस्टम में कुछ अच्छाइयां थी और कुछ खामियां थी, जिनको हम लाभ और हानि के रूप में देखते हैं, प्रॉस और कॉन्स के रूप में देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, लाभ यह था कि विदेशी व्यापार बहुत आसान था। विदेशी व्यापार का मतलब ये नहीं है कि उस समय हम विदेशी व्यापार ईरान, अफ्रीका, इजराइल से ही करेंगे। विदेशी व्यापार का आप पड़ोसी से या किसी दूसरे शहर के व्यक्ति से भी ये चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि किसी को पेट्रोल की आवश्यकता है और हमें गेहूं की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? पेट्रोल उसको दे देंगे, गेहूं उससे हम ले लेंगे। तो ये एक्सचेंज हो गया। तो ये एक आसान मेथड हो सकता है। दूसरा, नकली नोट का खतरा नहीं था। नो डेंजर ऑफ फेक करेंसी। जब करेंसी है ही नहीं, जब मुद्रा है ही नहीं, तो मार्केट में जो ब्लैक मनी है या जो फेक करेंसी है, नकली नोट हैं, उनका प्रचलन ही नहीं होगा। तो ये दोनों उसके लाभ हो सकते हैं। बट अगर आप उसके कौन से यानी कि हानि के रूप में देखोगे, तो आप देखोगे इसमें लैक ऑफ कॉमन मेजर है। मतलब सामान्य माप का अभाव देखने को मिलता है हमें। आप हेयर कट कराने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं और उसको नीड है शूज की, उसके पास पहनने के लिए शूज नहीं है। तो क्या होगा? शूज एक जोड़ी आएंगे 450, 500, 600, 800, 1000 जैसे भी हो, और हेयर कट कितना होगा? 100-200 रुपीज का। तो यहाँ पर जो माप का है वो अभाव हो रहा है। मतलब किसी चीज के बदले कोई चीज महंगी है और कोई चीज बहुत सस्ती है। तो पहला एक ये। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल है, दोहरा संयोग होना। मैंने कहा ना कि मान लीजिए मुझे नीड है मैंगो की, लेकिन सामने वाले के पास टोमेटो है, टमाटर है, तो यहाँ पर हमारा दोहरा संयोग नहीं हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। तो इस वजह से एक ये हानि देखी जाती है। दूसरा, इनडिविजिबिलिटी, मतलब अविभाज्यता। आपके पास करेंसी होगी तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कोई चीज 90 रुपए की है, आपके पास 100 का है, तो 10 रुपए का एक्सचेंज हो जाएगा, 10 रुपए वो आपको चेंज कर देगा। लेकिन वाटर सिस्टम में क्या है? आपको जरूरत है, मान लीजिए आपने उसको एक मैंगो दिया, उस एक मैंगो पर मान लीजिए 5.5 टमाटर, यानी 5 टमाटर इक्वल और एक हाफ टमाटर चढ़ रहा है। तो आप देखेंगे अविभाज्यता यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत विवादास्पद और महंगी हो जाती है, क्योंकि अगर आप वो आधा टमाटर लेके भी आ जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। सो अविभाज्य है ये। अगला, डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान नहीं होता है इसमें। स्थगित भुगतान का मतलब क्या है? लाइक आप कोई भी चीज ईएमआई पर खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। मतलब हम किस्तों के रूप में पैसे को अदा करते रहेंगे। अब आप देखिए, डेफर्ड पेमेंट स्थगित भुगतान का हो सकता है जब कोई चीज लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, एग्जिस्ट करे। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को डेफर्ड पेमेंट के रूप में काजू दे रहे हैं या टोमेटो दे रहे हैं, तो क्या वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं। लंबे समय तक सुरक्षित ना होना पर उसका क्या हो जाएगा? उसका तो लॉस हो जाएगा। तो हम क्या इसमें डेफर्ड पेमेंट के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं स्थगित भुगतान में भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगला, जब आपका डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, तो उसको ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे, वाहन खर्च करोगे, यानी कि जो सर्च कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ढूंढने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। आप ऑटो रिक्शा से शहरों में जाओगे, गांव गांव में जाओगे, तो एक कॉस्ट ये बढ़ रहा है। अगला, नाशप्राय चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कैसी होंगी? मैंगो, एप्पल, कब तक आप इसको संभाल कर रख पाओगे? तो जो नाशप्राय चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। स्पॉइलेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज। सो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? इसका लॉस ऑफ वैल्यू हो जाता है और मूल्य भी इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो ये सारे
हानियां हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के। क्लियर है? तो अब आती है यहां से मनी। मनी इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या कर सकती है? समाधान कर सकती है। मनी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, मुद्रा इस समस्या का समाधान करती है। इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आई होप ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार मुद्रा कैसे अस्तित्व में आई। क्योंकि अस्तित्व में वही चीज आती है जिसकी आवश्यकता होती है, और आवश्यकता हमें वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर किसकी थी? मनी की। सो मनी का उद्भव हुआ। अब हम समझते हैं आखिरकार मुद्रा है क्या। सो देखिए दोस्तों, मनी क्या है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर वेरियस एक्सचेंजेस और ट्रांजेक्शंस बाय द पीपल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे लोग विभिन्न प्रकार के विनिमय या लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं, उसको हम मुद्रा कहते हैं। जिसका आधारभूत गुण क्या है, बेसिक फीचर क्या है? सामान्य स्वीकृतता, यानी कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब सामान्य स्वीकृति हो कि आप जिस व्यक्ति को वो चीज दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, या आप किसी व्यक्ति से कोई चीज ले रहे हैं तो वो उसको आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो। सो ये एक मनी की डेफिनेशन है। क्या कह सकते हैं हम? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर वेरियस एक्सचेंजेस और ट्रांजेक्शंस बाय द पीपल, कोई भी ऐसी चीज जिसे लोग विभिन्न प्रकार के विनिमय या लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं। लाइक अब मान लीजिए उसको शूज चाहिए तो वो शूज की शॉप पर जाएगा, वहां पैसे देगा तो उसको शूज मिल जाएंगे। आप हेयर कट करने जाओगे तो पर्टिकुलर जो अमाउंट होगा आप उसको पे करके अपने हेयर कट करा लोगे। सो ये सारी समस्याओं का समाधान मुद्रा कर सकती है। तो हम कह सकते हैं मुद्रा क्या है? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम है। क्लियर है? तो इतना सब पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाए मुद्रा के कार्य क्या है, तो हम क्या बताएंगे मुद्रा के कार्यों में? ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि विनिमय का माध्यम है। इसके अलावा यूनिट ऑफ अकाउंट है, लेखांकन की इकाई है। अच्छा, मूल्य का भंडारण, स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी हो सकती है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है भाई? आप वाटर सिस्टम में जैसे मान लीजिए उसने आपको टमाटर दे दिए, कहा 1 साल के लिए आप रख लीजिए। अब 1 साल में टमाटर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फंगस फफूंदी कुछ भी लग जाएगी उनमें। लेकिन मनी क्या है? आप उसको इन्फिनिटी टाइम के लिए रख सकते हैं, जब तक कि सरकार उसको क्या ना कर दे, सरकार उसको असंवैधानिक घोषित ना कर दे, या लीगल सरकार उसको इलीगल टेंडर घोषित ना कर दे, तब तक तो आप मनी को स्टोर कर सकते हो ना। तो ये इसके कार्य हो जाते हैं। तो ये मुद्रा के कार्य हैं। अब मुद्रा के हम समझते हैं दूसरे तौर पर कार्य, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट फंक्शंस, मतलब प्रासंगिक कार्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मनी है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो है मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन करना। ध्यान रखना, मनी का पहला काम है मूल्य का मापन। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स डिविजिबल एंड फंजिबल, क्योंकि यह कैसी है? ये विभाज्य है और प्रतिमोच्य है। विभाज्य का मतलब क्या है? हम इसको विभाजित कर सकते हैं। और प्रतिमोच्य का मतलब क्या है? कि कोई चीज 500 की है, आप 100 के 5 नोट में भी वही चीज खरीद सकते हो, या 500 के 1 नोट में भी आप वही चीज खरीद सकते हो। इसी को हम डिविजिबल या फंजिबल बोल सकते हैं। तो ये मूल्य का मापन कर सकता है। मान लीजिए 1 कप चाय 10 रुपए की है, तो हमें 5 कप चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 10 रुपए को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो टोटल कितना कॉस्ट हो जाता है? 50 रुपीज। सो ये क्या है? मूल्य का मापन करता है, यानी मूल्य का मापन, वैल्यू ये है, इसका मापन किसके द्वारा हो रहा है? मुद्रा के द्वारा। तो 1 कप चाय की कीमत 10 रुपए है, तो 5 कप चाय की कीमत 50 रुपए है। क्लियर है? दूसरा, ये विनिमय का माध्यम है, जैसा कि अभी हमने देखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? इसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। दूसरा, पोर्टेबल है, आसानी से ले जाने योग्य है। तीसरा, एक्सेप्टेबल है, सामान्य स्वीकारता है, सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये प्राइमरी फंक्शन हुआ मनी का। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। द्वितीयक कार्य जो है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थानांतरण कर सकते हैं हम। कैसे? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे होता है? लेन देन में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के रूप में हम मनी का यूज कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जैसा कि अभी देखा है, हम लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और डेफर्ड पेमेंट, जो कोई बार्टर सिस्टम में हम नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे कर सकते हैं। स्थगित भुगतान के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम कोई चीज ईएमआई पर ले सकते हैं, या हम किसी चीज को लोन पर ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। क्लियर है? अब अंत में हम देख सकते हैं कॉन्टिजेंट फंक्शंस, यानी कि जो इनके प्रासंगिक कार्य है मुद्रा के, वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रासंगिक कार्य है मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा भी हम मनी से और क्या क्या कर सकते हैं। सो उत्पादन के कारकों को जुटाने में ये मदद करता है। हेल्प्स मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे उत्पादन के कारकों के लिए हमें लैंड की जरूरत होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, हम पैसे देके भूमि खरीद सकते हैं। फिर लेबर की आवश्यकता होगी, तो हम लेबर को उसका पर डे का वेजेस देकर हम लेबर को मतलब खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के जितने भी कारक होते हैं उसको जुटाने में मदद करती है मनी। दूसरा, राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है, टैक्स लगा के सरकार अपने पास पैसा लेती है और उसी पैसे को किसी भी योजना के माध्यम से गरीबों तक पहुंचा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ये कल्याण योजना, वो कल्याण योजना, है ना, जनधन योजना। तो किसी भी योजना के माध्यम से सरकार टैक्स के द्वारा लिए गए पैसों को
पुनः क्या कर देती है, गरीब जनता में वितरित कर देती है। तो ये किसके द्वारा हो पा रहा है, पैसे के रूप में। अब सरकार किसी और रूप में देती तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन पैसे को आसानी से किसी भी व्यक्ति के खाते में भेजा जा सकता है। सो ये पुनः वितरण में हेल्प करता है। एंड पैसों का चक्रीय प्रवाह, ये हम जब शेयर मार्केट पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है वो क्या होता है। क्लियर है। तो ये इसके कॉन्टिजेंट फंक्शन हो जाते हैं। सो ये क्या हुए, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब समझते हो। मान लीजिए कोई एक सैनिक है, उसकी लद्दाख में जॉब है, सियाचिन ग्लेशियर में जॉब है, और उसका फैमिली जो है वो केरला में रह रहा है। तो पैसे को वो क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है ना। अगर उसकी जगह उसको टमाटर मिल रहे होते, टमाटर को केरला तक भेजता तो रास्ते में आधे टमाटर खराब हो जाते। दूसरा, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन पैसे को तो हम स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और हमने इसके प्रासंगिक कार्य देखे। एंड अंत में अब हम बात कर लेते हैं, यहां से मुद्रा स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम यूज करते थे कॉमोडिटी मनी का, वस्तु मुद्रा इसको हम बोलते हैं। क्या होती है वस्तु मुद्रा? ऐसी मुद्रा जिसका अपना एक वास्तविक यानी कि आंतरिक मूल्य होता है, भले ही उसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल न किया जा रहा हो। मनी दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इवन व्हेन नॉट यूज्ड एज मनी। मान लीजिए कमोडिटी वस्तु को हम अगर मुद्रा के रूप में यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने काजू को यहाँ पर मुद्रा के रूप में लिया है, ठीक है, जो एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक कटोरी में 10 ग्राम काजू है, तो इसके बदले आप एक माजा की बोतल ले सकते हो। जो 2 कटोरी काजू यानी कि 20 ग्राम हो जाते हैं, इसके बदले आप एक मोबाइल ले सकते हो। ऐसा अगर व्यवस्था होता, और ऐसी 9 कटोरी के हिसाब से आप एक कार ले सकते थे। तो ये है वस्तु, यानी वस्तु को हम मुद्रा के रूप में यूज कर रहे हैं, तो जिसका अपना एक मूल्य। लेकिन इसका अपना एक मूल्य है। काजू अगर कोई चीज नहीं खरीद रहे हैं तो हमें भूख लगे तो हम काजू को खा भी सकते हैं। सो इसका आंतरिक मूल्य है, भले हम उसको मुद्रा के रूप में यूज ना करें। आंतरिक मूल्य क्या होता है? इसका मूल्य सरकार कानून पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तु की अपनी सामग्री और मांग पर निर्भर करता है। मतलब इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट और लॉ, बट ऑन दी, हम कह सकते हैं, मेटेरियलिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। मतलब उसका जो मेटेरियलिटी है, मतलब उसके अंदर जो क्या कह सकते हैं, उसका जो मटेरियल, उसका जो पदार्थ है, उसकी जो सामग्री है वो, और उसकी मांग है, उसके आधार पर उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी आंतरिक वैल्यू है। अगला, इसका दोहरा उपयोग भी हो सकता है। कैसे? इन वस्तु का उपयोग मुद्रा के अलावा अन्य जरूरतों जैसे खाने, पहनने या व्यापारिक उपयोग के लिए भी किया सकता है। दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अनदर नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग्स और ट्रेड बिसाइड बीइंग यूज्ड एज मनी। जैसे मान लीजिए हम गोल्ड को यूज कर रहे हैं, तो गोल्ड अगर हम मुद्रा के रूप में यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो गोल्ड को मेल्ट करके पिघला के किसी ने इयररिंग्स बनवा ली, किसी ने रिंग बनवा ली, किसी ने चेन बनवा ली, तो हम कह सकते हैं ना, और किस रूप में यूज कर सकते हैं हम उसको, खाने, पहनने या व्यापारिक उपयोग में। तो इसका दोहरा उपयोग भी हो सकता है, इसका आंतरिक मूल्य भी होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? कमोडिटी मनी। बट इसकी भी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को दूर करेगा फिर कॉइन। कॉइन के बाद हमारे पेपर मनी जो आएगी वो देखेंगे। सो आज हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। अगर हम वस्तु को मुद्रा के रूप में यूज करें तो उसमें कवक, फंगस लग सकता है, काजू खराब हो सकते हैं दोस्तों। बाहर के लोगों के लिए उसका मूल्य ना हो, मान लीजिए अन्य लोगों को उसकी वैल्यू ही ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, हम उससे कोई चीज नहीं एक्सचेंज कर पाएंगे। पेरिशेबल, नाश प्राय होते हैं, एक समय के बाद खराब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास जो काजू है उनका आप सही समय पे उपयोग ना कर पाए, एक्सचेंज नहीं कर पाए, तो वो पेरिशेबल खराब हो जाएंगे। और इसके द्वारा श्रम विभाजन भी नहीं हो सकता। अब श्रम विभाजन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे समझेंगे। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की, ताकि आप समझ पाएं कि मनी क्या है, मनी का यूज क्यों क्यों हमें उसकी नीड हुई, और आगे जाके मनी क्या क्या योगदान दे सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। साथ में अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दें, ताकि हम अपने लेक्चर में उन चीज़ों को पुट कर सकें और हम अपने लेक्चरों को और अच्छे से जो है अरेंज कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।